आइए देखते हैं टॉपिक 4.2.2 मैग्नेटिक फील्ड एंड लॉरेंस फोर्स। इसमें ये लॉरेंस फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका एक इक्वेशन है। ये क्या बताता है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो आपको पता है कि उसको फोर्स लगता है। अगर ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में है, अगर स्टेडी है तो उसको कोई फोर्स नहीं लगता, लेकिन अगर वो मूविंग है तो ही उसे फोर्स लगता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेडी चार्ज और मूविंग चार्ज दोनों को फोर्स लगता है, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसमें स्टेडी चार्ज को फोर्स नहीं लगता, लेकिन मूविंग चार्ज को लगता है। अब अगर हम एक मूविंग चार्ज ले लें और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ले लें, देखिए यहां पे आपको दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ER जितना, मैग्नेटिक फील्ड है BR जितना, और चार्ज जो है वो मूव कर रहा है वेलोसिटी v से। ठीक है, तो ऐसे में उसको जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से लगेगा, और ये जो टोटल फोर्स होगा वो फोर्स आप इस इक्वेशन से बता सकते हैं। F इजकल टू Q ER प्लस V क्रॉस BR। यहां पे ये जो टोटल फोर्स है उस फोर्स को कहते हैं लॉरेंस फोर्स। मैं यहां पे दिखा देता हूं, इस फोर्स को कहते हैं लॉरेंस फोर्स। देखिए ये है लॉरेंस फोर्स। ये इक्वेशन दरअसल H.A. लॉरेंस ने दिया था। उन्होंने एम्पियर और दूसरे साइंटिस्टों के बहुत सारे इक्वेशंस और उनके जो ऑब्जर्वेशंस थे, एक्सपेरिमेंट्स थे, उनके बेस पे ये H.A. लॉरेंस ने ये इक्वेशन दिया है जिसको कहते हैं लॉरेंस फोर्स। देखिए ये इक्वेशन मैं आपको समझा देता हूं। आप जानते हो कि अगर कोई चार्ज आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसको Fe इजकल टू QE जितना फोर्स लगता है। ये कोई नई चीज नहीं है आपके लिए। लेकिन अगर आपने किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसको जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो 0 होगा, लेकिन अगर वो चार्ज मूव कर रहा है तो उसको फोर्स लगेगा, और वो फोर्स लगता है Q V क्रॉस B जितना। यहां पे ये V यानी कि वेलोसिटी और B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो फोर्स लगेगा Fm वो मैग्नेटिक फोर्स है, लेकिन ये कंडीशनल है। कंडीशनल यानी कि चार्ज मूविंग होना चाहिए तभी ये फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज स्टेडी हो या मूविंग हो उसको फोर्स इतना ही लगता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज स्टेडी है तो कोई फोर्स नहीं लगता, लेकिन अगर चार्ज मूविंग है, लेट अस से v वेलोसिटी से मूव हो रहा है, तो उसको Fm इजकल टू Q V क्रॉस B जितना फोर्स लगता है। तो ये है मैग्नेटिक फोर्स और ये है इलेक्ट्रिकल फोर्स, और यही इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स यहां पे दिए गए। देखिए Q दोनों में से कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो इनटू ब्रैकेट, ये ब्रैकेट में जरा यहां पे क्लियरली दिखा देता हूं। देखिए ये है ब्रैकेट पूरा इस तरह से। ठीक है, इनटू ब्रैकेट यहां पे आ गया पहले E और फिर आ गया V क्रॉस B। यहां पे इन लोगों ने स्पेसिफिकली ER और BR लिखा है। इसका मतलब कि R पोजीशन वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड और R पोजीशन वेक्टर का मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से लिया है। वरना आप सिंपली यहां पे E प्लस V क्रॉस B ऐसे लिख सकते हो। तो ये है लॉरेंस फोर्स का इक्वेशन। ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एडिशन है। अब इस लॉरेंस फोर्स में ये जो मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स लग रहा है उसके बारे में थोड़ी सी बातें समझ लेते हैं। देखिए पहली बात कि ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, वो चार्ज Q पे, वेलोसिटी V पे और मैग्नेटिक फील्ड B पे डिपेंड करता है। यहां पे अगर चार्ज पॉजिटिव है तो जो फोर्स की इक्वेशन है Fm इजकल टू Q V क्रॉस B, इससे आपको फोर्स की एक डायरेक्शन मिलेगी, मैग्नेटिक फोर्स की एक डायरेक्शन मिलेगी। लेकिन अगर आप चार्ज नेगेटिव लेते हो तो ऑब्वियसली यहां पे माइनस Q लेना पड़ेगा। तो ऐसे में जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। मीन्स के नेगेटिव चार्ज अगर आपने लिया तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। फिर दूसरी बात ये समझ लेते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो, जैसे कि हमने देखा कि इक्वेशन Q V क्रॉस B से मिलता है, राइट। तो यहां पे V और B का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन V के भी परपेंडिकुलर होगी और B के भी परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन उसमें आने वाले दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होती है।
तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर इसमें कौन बनेगा? फोर्स। देखिए ये इक्वेशन देखिए, एफ एम इजकल टू क्यू वी क्रॉस बी है ना, तो रिजल्टेंट कौन है? एफ एम। तो एफ एम की जो डायरेक्शन है वो वी के भी परपेंडिकुलर होगी और बी के भी परपेंडिकुलर होगी। इनफैक्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि एफ एम की डायरेक्शन जो है वो वी और बी से बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। और ये बहुत ही डिफरेंट बात है, क्योंकि आप जानते हो कि एफ ई इजकल टू क्यू ई में ये जो इक्वेशन है ये बिल्कुल स्ट्रेट है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही ये फोर्स की डायरेक्शन लगती है, ठीक है ना। अगर आपने चार्ज नेगेटिव लिया है तो फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट होगी, ठीक है। लेकिन यहां पे तो बिल्कुल अलग बात आ रही है। यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो वी के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। और अगर आप चार्ज नेगेटिव लेते हो तो वो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, लेकिन फिर भी रहेगी तो वी के परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब क्योंकि ये मैग्नेटिक फोर्स V और B के क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा है, इसलिए बट ऑब्वियसली बात है कि अगर वेलोसिटी और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हुए, यानी कि पैरेलल हुए या फिर एंटी पैरेलल हुए, मैं यहां पे दिखा रहा हूं, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैरेलल हुए या फिर एंटी पैरेलल हुए, तो ऐसे में ये जो फोर्स है दैट बिकम जीरो। कौन सा फोर्स? फोर्स Fm। फोर्स Fm become zero if the velocity and magnetic field are parallel or anti-parallel। बट ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर पैरेलल होते या एंटी पैरेलल होते तो उसका आंसर हो जाता है जीरो। तो यहां पे फोर्स जीरो हो जाएगा। तो ये भी एक नया चक्कर है मैग्नेटिक फील्ड के केस में। आप देख पा रहे हो कि अगर चार्ज मूव तो कर रहा है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने आगे बात कर ली वैसे ही कि यहां पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। द फोर्स इज इन साइड वाइज, दैट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, and it should be as per the screw rule, right hand screw rule, right। ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट में सबसे पहली बार 11th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ने में आया था कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, लेकिन इसमें राइट हैंड रूल या फिर कहें कि राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज होता है। देखिए मैं क्रॉस प्रोडक्ट वाला हमारा जो इक्वेशन है वापस यहां पे लिख देता हूं कि एफ एम इजकल टू क्यू एंड वी क्रॉस बी, राइट। यहां पे वी क्रॉस बी ही मेन इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बारे में बात करते हैं। और हाँ, यहां पे ये एफ लिखा है ना, उसको मैं एफ एम कर देता हूं, ठीक है। अब समझिए राइट हैंड रूल क्या कहता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में आपको अपने राइट हैंड की फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर से लेके सेकंड वेक्टर की ओर घुमानी चाहिए। तो ऐसे में थंब जिस डायरेक्शन में आएगा उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब सपोज कि इस प्लेन पे इस तरफ है वेलोसिटी वेक्टर v और इस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड b। अब हमारे इस इक्वेशन में वेलोसिटी जो है वो फर्स्ट वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेकंड वेक्टर है। तो यहां पे इस फिगर में आप समझिए कि पहले से दूसरे वेक्टर की ओर, यानी कि v से b की ओर हमें राइट हैंड की फिंगर्स को घुमानी है। तो देखिए ये राइट हैंड की फिंगर्स यहां पे V से B की ओर ऐसे घुमाई है, ठीक है। तो ऐसे घुमाने के लिए आपको ऑब्वियसली आपका हाथ इसी तरह से रखना पड़ेगा। आप इसे उल्टा नहीं रख सकते क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स मुड़ेगी ही नहीं, राइट। आपकी राइट हैंड की फिंगर्स इसी तरफ मुड़ेगी। तो आपकी फिंगर्स को इस तरफ अगर घुमाना है तो ऑब्वियसली आपको हाथ को ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली थंब जो है वो ऊपर की ओर ही आएगा। तो क्योंकि ये थंब ऊपर की ओर आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा यानी कि Fm, उसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी। अब देखिए इस फिगर में यहां पे इस प्लेन में ये था वेलोसिटी वेक्टर, यानी कि ये जो चार्ज है Q, ये चार्ज Q इस तरफ v वेलोसिटी से जा रहा था और ये था मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर, यानी कि इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है राइट साइड में, ठीक है।
और इसमें ये चार्ज Q इस तरफ ऐसे क्रॉस में जा रहा है। अब इस हाल में इस चार्ज को जो फोर्स लगता है वो ऊपर की ओर लगता है, ऊपर की ओर, यानी कि ये जो प्लेन बन रहा है ना, V और B से मिला के ये जो प्लेन बन रहा है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर इसको फोर्स लग रहा है। तो दरअसल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, वेलोसिटी ऐसे है, फिर भी फोर्स इसको ऊपर की ओर इस तरह से लग रहा है। अगर यही चार्ज नेगेटिव लिया होता तो यहां पे फोर्स नीचे आ जाता, क्योंकि अगर आप नेगेटिव चार्ज लेते हो तो ये Q नेगेटिव आ जाएगा। तो ऐसे में Fm की जो डायरेक्शन है वो V क्रॉस B से मिलने वाले रिजल्टेंट वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, यानी कि इससे आपको जो मिलेगी वो थंब की डायरेक्शन होगी, लेकिन Fm की डायरेक्शन जो है वो थंब की डायरेक्शन से अपोजिट आएगी, क्योंकि यहां पे Q आप नेगेटिव लोगे। अब थर्ड पॉइंट, अगर चार्ज मूविंग नहीं है तो फोर्स जीरो लगेगा, है ना। अगर चार्ज मूविंग नहीं है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो होगी, इसका मतलब ऐसे में फोर्स जो है लगेगा ही नहीं। तो ये बात हमने पहले कर ली कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज रख देने से कुछ नहीं होता, चार्ज मूव करना चाहिए, तभी मैग्नेटिक फील्ड से उसको फोर्स लगता है। तो इस तरह से इन सारी कंडीशंस में किसी भी मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगता है। अब ये जो दूसरी फिगर है जरा इसको भी समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बताया है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर आ रहा है, ठीक है। अब इसमें ये जो पहला चार्ज है जिसको मैं कह रहा हूं प्लस Q, इसके ऊपर फोकस कीजिए। देखिए ये जो है पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है, इस तरह से ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड के तो परपेंडिकुलर ही जा रहा है, ठीक है। तो इसको फोर्स किस तरफ लगेगा समझिए। देखिए आपको फोर्स में याद रखना है कि ये V क्रॉस B है, ठीक है। तो आपको V और B से बनने वाला जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। अब समझिए कि V और B से बनने वाला प्लेन यहां पे दिखाया नहीं, हम इस प्लेन की बात नहीं कर रहे हैं, समझिए। V और B से बनने वाला प्लेन दरअसल ऐसे आएगा, ऐसे करके ऐसे आना चाहिए, ठीक है। अब उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, इसके लिए आपको राइट हैंड को अरेंज करना है। कैसे अरेंज करोगे आप राइट हैंड को? देखिए पहला वेक्टर जो है वो V है, तो V से B की और आपकी राइट हैंड की फिंगर्स आए उस तरह से आपको राइट हैंड को अरेंज करना है, ठीक है। तो ऐसे में आपका राइट हैंड का थंब जो आएगा वो थंब दरअसल इस तरफ आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें चार्ज को जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ फोर्स लगेगा, ये हो जाएगा फोर्स Fm। यहां पे इन लोगों ने जो ये फिगर ड्रॉ की है, ये फिगर में F की डायरेक्शन गलत बताई है, दरअसल F ऐसे आएगा। बट ऑब्वियसली बात है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे है, वेलोसिटी ऐसे ऊपर की ओर परपेंडिकुलर है, तो ये Fm इस तरफ आएगा, V और B से बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर। और अगर इसी में आप ये नेगेटिव चार्ज लेते हो, देखिए ये है नेगेटिव चार्ज माइनस Q, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज को फोर्स किस तरफ लगेगा? बहुत सिंपल है, पहले केस में जिस तरफ फोर्स लग रहा था, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को जिस तरफ फोर्स लग रहा था उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यानी कि इस तरफ फोर्स लगेगा, ये आ जाएगा फोर्स Fm, ठीक है। यहां भी मैं कह रहा हूं आपको कि ये जो ड्रॉ किया है इन लोगों ने इस तरफ फोर्स, वो गलत है। एनीवे आप इतना याद रखिए कि ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है वेलोसिटी। इस हालत में पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ फोर्स लग रहा है और इस हालत में नेगेटिव चार्ज को इस तरफ फोर्स लग रहा है, जबकि दोनों में मैग्नेटिक फील्ड वही है और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी वही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम इस इक्वेशन से F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी इक्वेशन से मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट बना सकते हैं। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। देखिए आप जानते हो कि इस इक्वेशन को, यानी कि F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी को आप इस तरह से लिख सकते हो। देखिए F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी है तो इसको आप लिख सकते हो क्यू वी बी साइन थीटा कैरेट एन, राइट। क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है, वही मैंने लिया है। यहां पे थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड B, राइट। अब इसमें से अगर हम B को सब्जेक्ट बना लें तो सुनिए क्या हो जाएगा। देखिए मैं यहां पे लिखता हूं, मैं यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं F इक्वल टू क्यू वी बी और
साइन थीटा। ठीक है, देखिए मुझे सिर्फ यूनिट चाहिए बी का, इसलिए मैं बी को सब्जेक्ट बना लेता हूं यहां पे। तो ये हो जाता है एफ अपॉन क्यू वी एंड साइन थीटा। सही है। अब इसमें से आप समझिए कि अगर आप बी का यूनिट बनाते हो तो यहां पे एफ के लिए क्या आ जाएगा यूनिट, ऑब्वियसली न्यूटन, फिर चार्ज के लिए कूलम, फिर वेलोसिटी के लिए मीटर सेकंड इनवर्स, और साइन थीटा के लिए कुछ भी नहीं। तो ये हो जाता है बी का यूनिट न्यूटन सेकंड अपॉन कूलम मीटर, और इसको निकोला टेस्ला के नाम पे से टेस्ला कहा गया। इस टी को बोलते हैं टेस्ला, टेस्ला, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड बी का जो यूनिट है वो है टेस्ला, राइट। वैसे एक और यूनिट भी है और वो है गॉस। गॉस को ऐसे जी से लिखा जाता है, जी, कैपिटल जी। 1 गॉस इज 10⁻⁻⁴ टेस्ला। 1 गॉस इज 10⁻⁻⁴ टेस्ला। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो कि टेस्ला बड़ा यूनिट है और गॉस छोटा यूनिट है, यानी कि 10,000 गॉस मिला के एक टेस्ला होता है, राइट। देखिए यहां पे ये बात लिखी हुई है कि बेसिकली यूनिट क्या बन रहा है, न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर, ठीक है। लेकिन इसको टेस्ला कहा गया, किसके नाम पे पीछे, निकोला टेस्ला के नाम के पीछे। और टेस्ला की जगह पे अगर गॉस यूज करते हो तो गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। ये याद रखना, गॉस GAUSS, गॉस, वैसे तो गाउस होता है लेकिन फिर भी जनरली गॉस बोला जाता है। तो गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। अच्छा, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, हमारी अर्थ का भी एक मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हो, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अप्रोक्सीमेटली 3.6 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला है। मिस इससे आपको पता चलेगा कि टेस्ला कितना बड़ा या छोटा यूनिट है। अब देखिए अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 3.6 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, 10⁻⁵ आ रहा है। इतना कम है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। हम यहां पे कुछ ऑब्जेक्ट्स देख लेते हैं जिसकी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन दी है। देखिए, अगर आप सरफेस ऑफ न्यूट्रॉन स्टार ले लीजिए तो वहां का मैग्नेटिक फील्ड है ट्रेमेंडस, 10⁸ टेस्ला। ये सारा टेस्ला में है। फिर अगर आप टिपिकल लार्ज फील्ड इन ए लेबोरेटरी ले लीजिए, आप किसी भी लेबोरेटरी में अच्छा खासा मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा सोचिए, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है नियर अबाउट 1 टेस्ला। नियर ए स्मॉल बार मैग्नेट, आपके पास जो बार मैग्नेट हो, कोई भी खेलने के लिए आपने बहुत बार बार मैग्नेट देखे होंगे, तो बार मैग्नेट अगर हो तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है नियरली 10⁻² टेस्ला। अर्थ की सरफेस का मैग्नेटिक फील्ड है 10⁻⁵ टेस्ला। ह्यूमन नर्व्स में भी मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए ह्यूमन नर्व्स में से दरअसल करंट पास हो रहा है, तो करंट पास होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये बात हम इस चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आप समझ लीजिए कि ह्यूमन नर्व्स के आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कि बहुत ही कम होता है, 10⁻⁻10 टेस्ला। और दरअसल इसी मैग्नेटिक फील्ड से एमआरआई हो सकता है। आपने एमआरआई के बारे में सुना होगा, तो एमआरआई इसी मैग्नेटिक फील्ड से हो पाता है। फिर इंटरस्टेलर स्पेस, यानी कि आप फ्री स्पेस में चले जाइए, जहां पे कोई प्लैनेट स्टार कुछ भी ना हो, ऐसी स्पेस में चले जाइए तो वहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल जाएगा 10⁻12 टेस्ला। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है इसका एक आपको ओवरव्यू यहां पे मिल जाता है। अच्छा, आखिर में हमारा जो ये इक्वेशन है F = QV × B, उससे जरा हम समझ लेते हैं कि किसी चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग सकता है। देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं कि अगर आप ले लीजिए चार्ज 1 कूलम है, 1 कूलम का चार्ज है, और सोचिए कि वो मैग्नेटिक फील्ड में 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, ऑलराइट। और जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड वो है सपोज कि 1 टेस्ला, ऑलराइट। और मानिए कि थीटा जो है वो 90 डिग्री है, समझे आप, यानी कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो ऐसे में जो फोर्स लग जाएगा
वो फोर्स इस इक्वेशन से मिल जाता है, F इजकल टू क्यू वी बी साइन थीटा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा साइन 90। अब ये सब कुछ 1 ही है ना, सब कुछ यहाँ पे 1 है, तो ऐसे में आंसर आ जाएगा 1 न्यूटन। तो ये आंसर आ रहा है 1 न्यूटन फोर्स, यानी कि इन शॉर्ट अगर 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 1 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर जा रहा है तो उसको जो फोर्स लगेगा वो होगा 1 न्यूटन। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। ये टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये है टॉपिक 4.2.3 मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए अभी तक हमने देखा कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसको फोर्स लगेगा, राइट। तो अगर मैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लूं तो करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है समझिए। करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर दरअसल चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन ही मूव हो रहा है, यानी कि चार्ज मूव हो रहा है इन शॉर्ट। अब अगर मैं ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में डाल दूं तो उस मैग्नेटिक फील्ड से अंदर जो चार्ज मूव हो रहा है उसको फोर्स लगेगा। इन शॉर्ट के चार्ज को फोर्स लग रहा है तो उस पूरे कंडक्टर को भी फोर्स लगेगा, है कि नहीं। तो इस तरह से करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में डाल दो तो उसे फोर्स लगता है। तो इसका इक्वेशन डिराइव करने के लिए चलिए सोचते हैं कि एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, जिसकी लेंथ L है, ऑलराइट। और इसके अंदर जो मोबाइल चार्ज है, ऑब्वियसली मोबाइल चार्ज कौन होगा इसमें, इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन की जो नंबर डेंसिटी है वो है n। ये n जो है स्मॉल n वो नंबर डेंसिटी, आपको पता होगा कि नंबर डेंसिटी यानी कि नंबर चार्ज डेंसिटी इज व्हाट, इट इज नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि n अपॉन v होता है। अब जरा मैं यहाँ पे ये फिगर लेके बात को समझाता हूं। देखिए ये है कंडक्टर, राइट। ये है कंडक्टर जिसकी लेंथ हम कह रहे हैं कि भाई L है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और इसके अंदर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल n है। तो ऐसे में इस पूरे कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे सोचिए। ये हो जाएंगे n इंटू वी। मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने ये जो इक्वेशन है हमारा n इजकल टू एन बाई वी, उसमें से n इजकल टू एन वी ले लिया, ठीक है ना। तो अब समझिए ये स्मॉल n और v यानी कि वॉल्यूम। अब इस कंडक्टर का वॉल्यूम सीधी सी बात है, ये मैंने एक सिलेंडर लिया है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू एरिया। तो ये लेंथ L इंटू एरिया A, सही है। तो आपको मिल रहा है इक्वेशन n इजकल टू एन ए एल या फिर एन एल ए। ये यहां पे लिखा हुआ है, देखिए यहां पे टोटल नंबर ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इज एन ए एल या फिर एन एल ए। अब सोचिए कि इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो करंट है I, ऑलराइट। इसमें से I करंट पास हो रहा है, साथ ही साथ इसमें हमें चार्ज की वेलोसिटी भी चाहिए होगी। तो मैं वेलोसिटी के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd ले सकता हूं, है कि नहीं। वेलोसिटी v यानी कि vd लिख सकते हैं हम, क्योंकि जो इसमें मोबाइल चार्ज कैरियर है वो है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में जो एवरेज वेलोसिटी से पास होता है वो हमेशा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है vd। तो मैं v की जगह पे vd लूंगा। अब इतनी बातें समझ के हम इक्वेशन में आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे जैसे कि मैंने कहा कि यहां पे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd को कंसीडर करेंगे। अब समझते हैं कि अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो जब इसमें से करंट पास हो रहा है तब दरअसल उसमें से चार्ज कैरियर यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगेगा, और ये फोर्स एक इलेक्ट्रॉन को नहीं लगेगा, सभी इलेक्ट्रॉन जितने भी कंडक्टर में हैं उन सभी को ये फोर्स लगेगा। तो इस वजह से इस पूरे कंडक्टर को फोर्स लगेगा। अब इस कंडक्टर पे ये जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, F इजकल टू n टाइम्स Q एंड VD क्रॉस B। समझिए आप,
देखिए यहां पे n जो लिया मैंने वो नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स है, फिर q यानी कि चार्ज है, vd यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और b यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है। अब समझिए कि हम यहाँ पे जो n है कैपिटल N उसको ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। क्या प्रूव कर चुके हैं उसको? कैपिटल N इज स्मॉल n l a, ठीक है। फिर q और vd क्रॉस b तो है ही है। तो इस तरह से ये बन जाता है फोर्स का इक्वेशन। कौन सा फोर्स? कंडक्टर जिसमें से I करंट पास हो रहा है, ऐसे कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स, ठीक है। अब इस इक्वेशन में से एक और इक्वेशन बन सकता है बड़ी आसानी से, और वो है आई एल क्रॉस बी। इस तरह से आई एल क्रॉस बी। ऐसा क्यों? मैं समझाता हूं आपको। देखिए थर्ड लेसन में से आपके पास एक इक्वेशन है और वो है I इजकल टू एन क्यू वी डी इंटू ए, राइट। तो यहां पे ये जो n इंटू क्यू इंटू वी डी इंटू ए, इसको मैं कह रहा हूं I, ठीक है। और जो बाकी बचा वो क्या है? L और क्रॉस B, तो ये हो गया IL क्रॉस B। अब देखिए यहां पे ये जो VD की डायरेक्शन है वही L की डायरेक्शन होगी, इसलिए यहां पे दोनों का वेक्टर, मैंने यहां पे VD का जो वेक्टर था, ये वेक्टर फॉर्म है ना, दरअसल ये जो इक्वेशन है पूरा वेक्टर फॉर्म में है। तो यहां पे VD का जो वेक्टर था उसे L के वेक्टर के फॉर्म में मैंने बता दिया। तो ये इक्वेशन आपको मिल जाता है IL क्रॉस B। और यही इक्वेशन यहां पे थोड़ा सा लंबा पाथ लेके प्रूव किया हुआ है। ये वही इक्वेशन है, देखिए F इजकल टू IL क्रॉस B, राइट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बच्चों, आपको इसको अच्छे से याद रखना चाहिए। ये इक्वेशन किस चीज का है ये भी याद रखिए कि अगर कोई कंडक्टर जिसमें से I करंट पास हो रहा है और जिसकी लेंथ L जितनी है और जो कि मैग्नेटिक फील्ड B में रखा हुआ है, उसके ऊपर फोर्स लगेगा और वो फोर्स हो जाएगा F इजकल टू IL क्रॉस B। ऑब्वियसली इसका आप स्केलर फॉर्म यानी कि मैग्नीट्यूड फॉर्म भी लिख सकते हो, और वो मैग्नीट्यूड फॉर्म ऐसे हो जाएगा F इजकल टू ILB इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है इसलिए इसमें कैरेटन नहीं लूंगा मैं। अच्छा, इसी इक्वेशन को आप दूसरे ढंग से भी ले सकते हो जो कि इसमें टेक्स्ट बुक में दिया है। देखिए आप जानते हो कि NQVD जो है, NQVD वो क्या होता है? करंट डेंसिटी J होता है, राइट। NQVD यानी कि करंट डेंसिटी J। तो इसी का यहाँ पे यूज किया। देखिए इक्वेशन में ये जो NQVD है, इस NQVD की जगह पे ले लिया करंट डेंसिटी J और फिर ये LA, तो ये लिखा AL और क्रॉस B तो क्रॉस B। अब इसमें से ये JAL में से दरअसल J इंटू A ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है I, तो ये हो गया IL क्रॉस B, सही है। तो इस तरह से आप J का इक्वेशन लेके फिर I का इक्वेशन भी बना सकते हो। ये पूरी बात मैं आपको एक फिगर से यहां पे समझा देता हूं। देखिए अभी तक हमने जो पूरी बात की वो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए या फिर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए की है। जैसे कि ये कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, और यहां पे माने कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, और इसमें से करंट पास हो रहा है। सपोज कि इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो है I, तो इसकी लेंथ सपोज की है L, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है B। तो ऐसे में इसको जो फोर्स लगेगा, इस वायर को जो फोर्स लगेगा उसका इक्वेशन हमने लिया कि F इजकल टू IL क्रॉस B, ठीक है। इसमें ऑब्वियसली हमने जो L वेक्टर फॉर्म में लिया है उसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन होगी, ये याद रखना। इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन आपको करंट की डायरेक्शन में ही लेनी है। देखिए यहां पे कंफ्यूजन ना हो जाए, करंट वेक्टर नहीं है, करंट तो स्केलर ही है, लेकिन
उसकी जो डायरेक्शन होगी, करंट की जो डायरेक्शन होगी, उसी डायरेक्शन में वीडी होगा। समझे आप? उसी डायरेक्शन में वीडी होगा। और हमने यहाँ पे वीडी की डायरेक्शन में ही एल की डायरेक्शन बताई है। आ रही बात समझ में? तो एल की डायरेक्शन यानी कि वीडी की डायरेक्शन, बट वीडी की डायरेक्शन यानी कि करंट की डायरेक्शन। इसलिए मैंने कहा कि ये जो एल की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन में ही लेनी है। लेकिन साथ ही याद रखना कि करंट दरअसल स्केलर है, वेक्टर है ही नहीं। ठीक है, ओके। अब ये तो बात थी कि अगर कोई स्ट्रेट वायर आपने लिया हुआ है तो उसमें क्या होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर इसी मैग्नेटिक फील्ड में हमने कोई स्ट्रेट वायर नहीं लिया लेकिन कोई आर्बिट्ररी शेप का वायर लिया है, तो ऐसे में क्या करेंगे हम। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सपोज कि मैं इस तरह का कोई कंडक्टर सोच लूं और इस तरह का कोई वायर सोच लूं, तो इसमें क्या करना पड़ेगा। इसमें आपको छोटे छोटे एलिमेंट्स अज्यूम करने पड़ेंगे। जैसे कि आप ये एक एलिमेंट सोच लीजिए, ठीक है, ये एलिमेंट ऐसे सोच लीजिए। ये एलिमेंट अभी करंट की डायरेक्शन में होगा और इसकी लेंथ dl है, तो इसको कहते हैं आइडियल करंट एलिमेंट। ये नाम याद रख लेना, आइडियल करंट एलिमेंट कहते हैं इसको। तो अभी ये जो आइडियल करंट एलिमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स हो जाएगा, ऐसे हम लिखते हैं dF। तो dF इजकल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आइडियल क्रॉस बी। हरी बात समझ में? मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने ये वाला जो इक्वेशन है ना वही यूज किया है। लेकिन यहां पे हम आईएल करंट वायर के लिए ले रहे थे और यहां पे मैंने आइडियल एक छोटे करंट एलिमेंट के लिए इक्वेशन लिखा है। मैग्नेटिक फील्ड तो वही है बी और इसमें जो फोर्स लगेगा वो छोटा सा फोर्स होगा, इसलिए मैं नाम दे रहा हूं इसको डीएफ। अब हमें तो पूरे के पूरे वायर पे लगने वाला फोर्स चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको इसमें क्या लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा सिग्मा। तो एफ ऐसे हो जाएगा, एफ इजकल टू सिग्मा, यहां पे आ जाएगा आई डी एल जे क्रॉस बी। ठीक है, और यहां पे J इजकल टू 1 to n ऐसे सोच लेना है आपको। ठीक है, वैसे यही इक्वेशन बेटर वे में अगर लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन करके, F इजकल टू इंटीग्रेशन आई डी एल क्रॉस बी। सिंपल, इस तरह से भी आप जा सकते हो, F इजकल टू इंटीग्रेशन आई डी एल क्रॉस बी। और ये पूरा इंटीग्रेशन आप लेंथ पे ले रहे हो, इसलिए इसको लाइन इंटीग्रेशन कहते हैं। मैंने नीचे लिखा है L, तो इसका मतलब कि लाइन इंटीग्रेशन है। आपको ये इक्वेशन भी कई बार यूज करना पड़ेगा, इसलिए इसको भी अच्छे से याद रखना। ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, F इजकल टू इंटीग्रेशन आई एल क्रॉस बी। ठीक है, तो आज हमने देखा कि किसी भी चार्ज को अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया जाए तो उसको फोर्स लगता है F इजकल टू क्यू वी क्रॉस बी। और अगर किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसे भी फोर्स लगता है F इजकल टू आई एल क्रॉस बी। और अगर किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के कंबाइंड फील्ड में मूव किया जाए तो उसे फोर्स लगता है F इजकल टू क्यू इंटू ब्रैकेट E प्लस वी क्रॉस बी ब्रैकेट ओवर। इसको कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, तो इतनी बातें आज हमने पढ़ी यहाँ पे, और इन सभी के क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं।